क्या हुआ बेटा? क्या सोच रहे हो? आ, क्या मिला है? माँ। आ, आ, मैं वही सोच रहा हूँ माँ। वो वो झुमका है ना, वो आपको भी पता है। हाँ? क्या है? बताओ ना बेटा, क्या है वो? झुमका। झुमका? हाँ माँ। लास्ट टाइम शांतिपुर जाते समय मुझे एक झुमका मिल गया था। मैं उसे ही लकी नाम से बुलाया करता था माँ। याद आया आपको झुमका? आज तुमने मेरी जान बचाई है। ग्रेट। हाँ, हाँ, वही मिला है तो अभी कुछ नहीं मिला क्या? माँ। रोज कहाँ मिलेगा? सोना फेंकने वाला कोई पागल थोड़ी होता है। और वो झुमका भी उस जैस्मिन का है, ऐसा कह के उसने ले लिया है। ये सच कह रहा है या झूठ, ये जानना ही पड़ेगा। इट्स ओके बेटा, तुम अपना काम कर लो। ओके माँ। माँ, माँ, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? प्यार से बुला रही हूँ, आपको चिल्लाना लगता है? ये थैलियों में क्या है? नए कपड़े हैं माँ, देखिए कितने अच्छे हैं। ये जन्मदिन के लिए, ये होली के लिए, ये माता की यात्रा और दिवाली के लिए। कहाँ से खरीद कर लाई? किसने पैसा दिया? पैसे जिसने भी दिए दादाजी को बताना चाहिए ना। पैसे दादाजी ने नहीं दिए, किसी और ने दिए हैं। कौन? ऐसे क्यों पूछ रही हो माँ? विक्रांत साहब जी ने दिए हैं, दीदी के पति के भाई ने। तुमने हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी, उनसे पैसे मांगकर कपड़े खरीद कर लाई हो। बेशरम लड़की, शर्म नहीं है तुम्हें? मत मारो ना माँ। मारो नहीं, तुझे मर जाना चाहिए। क्यों किया ऐसा तूने? रुक जाओ क्यों बाबू, किया? रुक जाओ, रुक जाओ। क्यों मार रही हो इसे? देखिए ना बाबूजी, ये क्या करके आई है? विक्रांत बाबू से पैसे लेकर कपड़े खरीद कर लाई है, बेशरम लड़की। इसकी वजह से हमारे नैने का भी नाम खराब होगा। हमारी इज्जत नीलाम करने के लिए पैदा हुई है। सुमन, ये क्या पागलपन है? उन लोगों से तुम पैसे मांगती हो? हाथ फैलाकर आत्मसम्मान को मिट्टी में मिला रही हो। मेरी बात सुनिए दादाजी, मैंने उनसे कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं मांगे थे। मैंने उनसे कहा कि माता की यात्रा के लिए सबने चंदा दिया है। बिना कुछ कहे उन्होंने पैसे भेज दिए। 1111 रुपए मैंने माता के नाम पे दे दिए। बचे हुए पैसों का क्या करूं यही सोच रही थी, तो मैंने जाके अपने लिए नए कपड़े ले लिए। इसमें गलत क्या है? चप्पल से मारूंगी आगे कुछ। रुको श्यामला, इसने पैसे अपने लिए तो नहीं मांगे ना, पर थोड़ी गलती कर दी इसने। अब आप ही माँ को समझाइए दादाजी। तुम्हें ऐसे खरीदारी नहीं करनी चाहिए थी। विक्रांत बाबू ने पैसे भेज दिए, ठीक है, लेकिन हमें भी तो बताना चाहिए था ना। अगर आपको बता देती तो आप किराना दुकान की उधारी चुकाने को कहते। चंदे के पैसों से उधार चुकाने वाला आदमी ये शंकर शास्त्री नहीं है। ये कपड़े देकर पैसे वापस लेकर आओ। ऐसा नहीं कर सकती, वो कपड़े वापस नहीं लेंगे। क्या बोल रही है? तुझे हमारी इज्जत का थोड़ा भी ख्याल नहीं है? नाराज मत हो श्यामला। विक्रांत बाबू जब यहाँ आएंगे तो उनके पैसों को कर्ज समझकर उन्हें वापस कर देंगे। तुम अंदर जाओ बहू। कपड़े बहुत अच्छे हैं दादाजी। मुंह खोलोगी तो आग लगा दूंगी, समझ गई तू? ठीक है, बात नहीं करूंगी।
कपड़े सच में अच्छे हैं दादाजी। क्या हुआ मेम साहब जी? मुझे क्या हुआ है? वैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो क्या? नहीं, आप ऐसे बीच में खड़ी हो गई हैं इसलिए पूछा। हाँ, मैं सीधी नहीं हूँ, आड़े पैदा हुई हूँ, यही कहना चाहती हो क्या? ओ अमेरिका आंटी, कान में रुई डाली हुई हो क्या? ये क्या? ये पंछी क्या बकबक कर रहा है? इसे काट के रख दूंगी, कह दे इसे। ऐसे बातें मत करो शिवा। आप जरा हटिए मेम साहब जी, मुझे ये दवाइयाँ साहब जी को देनी है। क्या तुम्हें इनसे परमिशन मांगना होगा? तुम तो इस घर की बहू हो नैनी। 5 पांडवों का सपोर्ट तुम्हें है, इन कौरवों की जीत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुंह बंद करो, घटिया तोते, तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी मेरा मैं। पंख भी नहीं उखाड़ सकती। तुझे तो मैं इसके मेरे पास आने से पहले तुम चली जाओ नैनी। ए रुको, ए रुको, तुम समझदारी दिखा रही हो क्या? तुम्हारी दाल मेरे सामने नहीं गलेगी। थोड़ा आग बढ़ाओ, अपने आप गलेगी। इसकी बातों से तो मैं उबल रही हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ शिवा, थोड़ी देर चुप रहो ना तुम। ठीक है, मैं चुप रहता हूँ। मेम साहब जी, मुझे छोड़ दीजिए। अगर समय पर साहब जी को दवाइयाँ नहीं दी तो उनकी सेहत खराब हो जाएगी। मतलब तुम अकेले चिंता कर रही हो, ऐसा सबको लगना चाहिए, है ना? मेरे भैया को, मेरी मॉम को इम्प्रेस करके परमानेंटली यही सेटल होने की सोच रही हो ना? साड़ी पहनकर बड़ी संस्कारी लगती हो तुम, लेकिन तुम्हें लोगों को बेवकूफ बनाना अच्छी तरह से आता है। आपको क्यों बेवकूफ बनाऊंगी? हाँ, तुम कॉम्प्रोमाइज करोगी तो छोड़ दूंगी, समझ रही हो? तुम्हें मेरे भैया के कमरे में किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगी। लाओ इधर। अरे मुझे ले जाने दीजिए ना। मुझे दो। मेरी बात तो सुनिए। दो मुझे। अरे ऐसा मत करिए ना। धर दो। मेम साहब जी, तुमने देखा शिवा? अच्छे से देखा। मुझसे बात मत करो ये कहकर मुझे चुप कराया ना। अब वो तुम्हारे सर चढ़ गई है। देखते रहेंगे तो गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनी को नैनी टेक ओवर कर लेगी। क्यों? सुबह सभी कंपनीज में जाकर रंगोली बनाने के लिए? और नहीं तो क्या ब्रो? इंग्लिश तो आती नहीं है, हिंदी अक्षर भी पढ़ना नहीं आता उसे। विशाल की पत्नी होने की वजह से ये जायदाद उसके नाम पर है, वरना यहाँ की तो एक ईंट भी उसके नाम पर नहीं है। तुम घर की बहू बनोगी कहा था, महारानी बनोगी ऐसा कहा था। अब क्या हुआ? तुम मालिक तो क्या, बस तुम्हारे हाथ में चौली की सब्जी का दोना रह गया। स्वीपर नैनी की लाइफ सुपर हो गई, ये सोचकर सैड मत हो ब्रो। 1 महीने में विंटर जाकर समर सीजन आएगा ब्रो। इसका भी समय ऐसे ही खत्म होगा। वेट एंड सी। जैस्मिन, आंटी, आप यहाँ पर कैसे? मिस कॉल देती तो मैं खुद ही आ जाती। मुझे लग रहा है ऐसी कोई बात है जो मुझे पता नहीं, तो सोचा कि तुमसे आकर पूछ लूं, इसलिए यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ। पूछिए आंटी, इन्फॉर्मेशन ही ना। कॉन्फर्मेशन चाहिए। विशाल ने तुम्हें क्या दिया? हाथ दिया है। ब्रो, यही सच है ना जस्सी? तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ ये कहकर हाथ दे दिया तुम्हें। तुम्हें हाथ दिया है या खाने को दिया है ये नहीं पूछा,
उसने क्या तुम्हें कोई चीज दी है ये पूछ रही हूँ मैं। सॉरी, आपको समझ नहीं पाया आंटी। जैस्मिन को बताना है। विशाल को मिला हुआ झुमका तुम्हें दिया है सुना? हाँ आंटी, एक दिया है और दूसरा ऑलरेडी मेरे पास ही है। चाहे तो देख लो आंटी। अगर लकी झुमका है तो अपने पास ना रखकर तुम्हें क्यों दे दिया? आप और विशाल माता के जतरा में गए थे ना आंटी, उससे एक दिन पहले हम लोग भी वहाँ पर गए थे आंटी, वहीं पर मिस हो गया। ये विशाल को मिलना, लौटकर मेरे तक आना, सच में ये नसीब है आंटी। मतलब विशाल ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच है? क्यों आंटी, इनके बारे में क्यों पूछ रही हो? एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं। अपनी पसंद की चीजें विशाल आमतौर पर किसी को देता नहीं है ना, इसलिए तुमसे पूछ लिया। यू प्लीज कैरी ऑन। ये क्या जस्सी, हम शांतिपुर कब गए थे और ये तुम्हारे नहीं है क्या? मेरे नहीं है और ना ही हम कभी विलेज गए। ये झुमके नयनी के हैं, लेकिन विशाल को पता नहीं है। ये मेरे पास है, ये उसे भी पता नहीं है। इसके बारे में आंटी क्यों जानना चाहती थी तो मुझे भी नहीं पता। वैसे आंटी के दिमाग में कुछ तो है जो उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। वो क्या? वही हम पता लगाएंगे तो सब पलट जाएगा ब्रो। बेटी सुमन, खाना खा लो। खाना लेकर आप इसके पास क्यों आए हैं बाबूजी? रहने दीजिए इसे। सुमन ने खाना नहीं खाया है। मैंने कुछ नहीं खाया। ऐसा आपसे कहा क्या दादाजी? मुझे नहीं खाना। तुम्हारे मुंह पर खाना फेंक कर मारूंगी। तुम चुप रहो बहू, छोटे बच्चे नाराज होते रहते हैं। ऐसे ही इसके पीछे पड़े रहेंगे तो ये कभी नहीं सुधरेगी। जब भूख लगेगी तो खुद खा लेगी। श्यामला, जाओ तुम अपना काम करो। सुमन, तुम खाना खा लो बेटी। पहले माँ को यहाँ से जाने के लिए कहिए, डांटती रहती है। नजर लगकर अगर बीमार पड़ जाती तो अच्छा होता, कम से कम घर में तो पड़ी रहती। देखा ना दादाजी, मुझ पे कैसे चिल्ला के गई हैं? माँ का श्राप बच्चों को नहीं लगता है बेटी, क्योंकि माँ के गुस्से में प्यार छुपा रहता है। माँ मुझसे प्यार नहीं करती है दादाजी, मुझसे ज्यादा वो दीदी से प्यार करती हैं। मेरे लिए एक अच्छा परिवार देखकर मेरी शादी करके भेज दीजिए यहाँ से, फिर मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूँगी। देखेंगे बेटी, हमारे विशालाक्षी माता ने तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है पता नहीं। खा लो। मुझे नहीं खाना। तो फिर मैं खिलाता हूँ, खाओ। नैनी के ससुराल जाने के बाद वो लोग हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन उनसे कुछ उम्मीद नहीं रखनी है बेटी। हमारे पास धन दौलत नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास उससे भी बढ़कर आत्मसम्मान है, आत्मगौरव है बेटी। उन्हें खोना नहीं चाहिए। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे कहो, मैं तुम्हें किसी भी तरह से वो खरीद कर दूंगा, लेकिन तुम अपनी इज्जत को दांव पर मत लगाओ बेटी। खा लो। छोटे साहब जी, जरा रुकिए। एक मिनट क्या भाभी, आप ऑर्डर दीजिए,
आधा घंटा भी रुक जाऊंगा। क्या आप मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे छोटे साहब जी? आप सच में कमाल है भाभी। आज सुबह उठकर किसका मुंह देखा था पता नहीं। क्या भाभी, सबका काम आप करती रहती हैं। आज मुझे भाभी का काम करने का मौका मिला है तो मैं कितना लकी इंसान हूँ। ओहो, ऐसा है क्या? हम्म। ये लीजिए पैसे। इन पैसों से एक फोन खरीदना है। विक्रांत बाबू, फोन मतलब स्मार्टफोन। ठीक है शिवा, मोबाइल ला दूंगा, लेकिन आप पैसे क्यों दे रही हैं भाभी? मेरे पास है ना। ऐसे नहीं मानती हमारी नैनी। हाँ छोटे साहब जी, मुझे मेरे पैसे से ही खरीदना है। भाभी, मेरा आपका ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी सारी दौलत आपकी ही तो है। आप देंगी तभी हर किसी को लेना चाहिए। फिर तो कौरवों को खर्चे के लिए मत दो नैनी। कौरवों को? कौन है वो? परशुराम मामा, तुम्हारे वल्लभ भैया, अमेरिका आंटी और तुम्हारी माँ। वो नहीं तो और कौन? वो सब कौरव ही हैं। अरे शिवा। हासिनी भाभी, अहिल्या माँ जी और दादी अम्मा, ये सब पांडव, मतलब तो फिर कृष्ण कौन है? है ना, सबका चहेता, बड़े बेटे, नैनी के पति, विशाल बाबू। सही कहा शिवा। शिवा की बातें सुनकर आपको बुरा तो नहीं लगा ना छोटे साहब जी? मजाक में ही सही, पर बिल्कुल सही कह रहा है। शिवा की बातें मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। अमेरिका आंटी को तो बहुत गुस्सा आता है। ठीक है शिवा, रुको थोड़ा। छोटे साहब जी, ये पैसे मेरी कमाई के हैं। घर में काम करती हूँ तो उस काम के लिए तनख्वाह तो मुझे लेनी ही पड़ेगी। वही संभाल के रखी थी। ये लीजिए। मेरी छोटी बहन सुमन का जन्मदिन आ रहा है तो उसके लिए अच्छा सा फोन खरीदना है। उसको? ठीक है भाभी, खरीद के कुरियर कर दूंगा। ओ नैनी, कौन आया है बताओ? तुम ही यहाँ आए हो और पूछ रहे हो कि कौन आया है शिवा? इसीलिए तो कहता हूँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है। एक बार सिर घुमाकर देखो तो सही, माँ जी नजर आएंगी। माँ जी, आप कब आई? पैर धोने के लिए पानी लाने वाली हो क्या? जल्दी से बातें करो नैनी। कोई बात नहीं शिवा, तुम दोनों के अलावा मैं किसी और को नजर नहीं आऊंगी। आप नजर नहीं आएंगी, लेकिन नैनी तो सभी को दिखाई देगी ना माँ जी। किससे बात कर रही हो? ऐसा लाख सवाल पूछेंगे ये लोग। तुम रुको शिवा। आप उस दिन नजर आई थी, फिर उसके बाद आपको मेरी याद आ जा रही है माँ जी। मैं यहाँ पर तुमसे मदद मांगने आई हूँ नैनी। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? नैनी, तुम अपने ससुर जी की अपने पिताजी की तरह देखभाल करती हो, पर उनका ध्यान और रखना होगा तुम्हें। पर ऐसे घर का काम करती रहोगी तो कैसे चलेगा? नहीं, मैंने नजरअंदाज नहीं किया है माँ जी।
मैं जब जब बड़े साहब जी को देखने जाती हूँ तब धुरंधरा मेम साहब जी बीच में आ जाती हैं। हाँ माँ जी, उन्हें क्या बीमारी है मुझे समझ नहीं आता। जब देखो नैनी को लेकर रोती रहती है। तिलोत्तमा मेम साहब जी भी वही कर रही हैं। अब मेरे बदले साहब जी का ख्याल वो रखना चाहती हैं। बस इसीलिए मैं अब अपना काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए नैनी। वो बाहर से सबको खुश नजर आ रहे हैं, पर उनके मन को दुख देने वाले लोग उनके आसपास हैं। ऐसे में उनका ठीक होना मुश्किल है। अगर दोबारा उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो मेरा सुहाग नहीं बच पाएगा बेटी। अरे दया करके आप ऐसी बातें मत कहिए माँ जी। साहब जी को कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाकर विशाल बाबू से बात करती हूँ। बड़े साहब जी को 1000 साल तक मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। इसलिए अब क्या करना चाहिए मैं अच्छे से जानती हूँ। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, नैनी, क्या हुआ है? इतना परेशान क्यों हो रही हो? बहुत देर हो गई है साहब जी। मैं जानती हूँ ये सही नहीं है। एक बार सेहत ठीक हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। अब किसे क्या हो गया है नैनी? हाँ रुको, तुम टेंशन मत लो, पहले रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स प्लीज। यहाँ देखो मुझे, देखो तुम्हें क्या बोलना है ये बिना टेंशन लिए बोलो, कोई जल्दबाजी नहीं है। रिलैक्स। साहब जी, इस घर में कोई उनका ख्याल रखे या ना रखे, पर मैं बड़े साहब जी का ख्याल पूरे दिल से रखूंगी। पर यहाँ पर कोई मुझे उनके पास ही नहीं जाने देता। कौन नैनी? धुरंधरा मेम साहब जी या फिर कोई भी हो उनकी जगह। मैं साहब जी को नजरअंदाज कर रही हूँ, इसलिए गायत्री माँ जी मुझसे गुस्सा हो रही हैं। अब मेरी माँ? हाँ साहब जी, मुझे वो दिखाई देती है। मैंने बोला था ना, मैं साहब जी का ख्याल ठीक से नहीं रख रही हूँ, इसलिए मुझे उन्होंने बहुत सुनाया। साहब जी, आप भले ही मुझे पागल ही क्यों ना समझे, कोई बात नहीं। मेरा ये पागलपन किसी की जान बचा सकता है, ये मैं जानती हूँ। उन विशालाक्षी माँ की कृपा से जो भी होगा मैं संघर्ष करूंगी साहब जी। बस आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। बड़े साहब जी को बचाने के लिए मैं जैसा कह रही हूँ बस एक बार वैसा करते जाइए। ठीक है, तुम परेशान मत हो। हमें करना क्या है ये बताओ। अच्छे अस्पताल में साहब जी को ले जाएंगे। कितना भी खर्चा हो फर्क नहीं पड़ता, पर पीछे नहीं हटेंगे। देखो नहीं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसमें क्या करूं? मुझे कुछ आप कैसे करेंगे मैं नहीं जानती साहब जी। बड़े साहब जी को कैसे भी करके अस्पताल ले जाना है। आपको मेरी कसम साहब जी। धुरंधरा बुआ जी, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। हाइट में, वेट में फर्क होने पर भी हम दोनों में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल एक जैसा है। पता है आपको क्या? आई डोंट नो। मुझे देखिए धुरंधरा बुआ जी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कब से सता रही हो? वो क्या है बता दूं? आपके भी पति हैं, मेरे भी पति हैं। नहीं है ऐसा किसने कहा? हाँ, वही तो है ना। लेकिन क्या फायदा, इसलिए तो मैं कह रही हूँ धुरंधरा बुआ जी। धुरंधरा बुआ जी, सेम पिंच। पिंच क्यों कर रही हो? सेम पिंच बुआ जी। हे भगवान, तुम कहाँ से मिल गई मुझे?
पुलिस 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 पुलिस। ए, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? ये भी इंसान ही है ना? तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम यहाँ क्यों आ गए? पुलिस क्यों आई होगी यही सोच के माँ। ऑर्चिड फ्लावर के केस के विषय में इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ सर। मतलब नैनी को फिर अरेस्ट करेंगे ये सोचकर जीजा जी परेशान हो रहे हैं। नजरें चुरा रही है नैनी। ध्यान दीजिए इंस्पेक्टर। बुआ, नजरें चुरा नहीं रही है, नजरें मिला रही है। पर अगर ये चोर है, आप लोगों ने ऐसा डिसाइड कर ही लिया है, तो मैं कहूंगा कि ये दिल चुराने वाली चोर है। I mean, इज्जत कमा के सबका दिल चुराती है ना। 100% एकदम सही कहा विशाल। तुम्हारे ऐसे कहते ही मेरी बहन नैनी के गाल एप्पल की तरह लाल हो गए हैं, देखो। देखो हासनी, ये सारी बातें बाद में, पहले खाकी वालों का क्या बाकी है पता लगाते हैं। भैया पानी पियेंगे क्या? जरूरत नहीं है बहन। इन्हें खातिरदारी नहीं चाहिए नैनी, सबूत चाहिए। ऑलरेडी नौकरों से सच बुलवाया था ना। बोलने के बाद इन्होंने अरेस्ट किया, उन्होंने ही विशाल के जाने के बाद छोड़ दिया। उसी केस के लिए आए हैं, मतलब नैनी पर अभी भी शक है। इंक्वायरी कीजिए इंस्पेक्टर। नैनी भाभी तो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती। एक काम करते हैं इंस्पेक्टर जी, मेरी बहन अच्छी इंसान है, हाथ ऊपर करके वोटिंग करा के ज्यादा वोट बैंक होने पर छोड़ देंगे क्या? तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती क्या? ओके। इंस्पेक्टर, इस घर के नौकरों ने जो बोला है वो पुख्ता सबूत नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। फिर से आप नैनी को अरेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए तो यहाँ सबूत इकट्ठा करने के लिए आए हैं सर। फूलों में जो पॉइजन पाया गया है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। कोई आम इंसान देखे तो उसे पता नहीं चलेगा कि वो जहर है। लेडीज मेकअप के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली चीज की तरह है। ये बात फोरेंसिक लैब वालों ने बताई। मुझे समझ में आ गया तिलोत्तमा सासू। अब जब किसी को समझ नहीं आ रहा तो मुझे ही बात करनी होगी ना। नेल पॉलिश भी तो जहरी होती है ना, उसे अगर दूध में मिलाकर पिए तो भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं। मैंने पेपर में पढ़ा था। इस बार तुम ट्राई कर लो। मैं ला कर देती हूँ, आप पियेंगे क्या? हासनी, अब बोलना बस भी करो, थोड़ा रुक जाओ ना। मैं ना कोई भी चीज मन में छुपा के नहीं रख सकती हूँ, इसलिए मैंने तुरंत बता दिया मामा जी। हे भगवान। इंस्पेक्टर सर, आप इंक्वायरी कर लीजिए। आपके घर में मेकअप करने वाली औरतें कितनी हैं? हंस क्यों रही है? पुलिस सर को लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ औरतें ही मेकअप करती है बुआ जी। मेरे पति भी कभी कभी टच अप कर लेते हैं, इनको तो मालूम ही नहीं है। यही सोचकर मुझे हंसी आ रही है। पहले इसे ले जाकर किचन में बंद कर दो कोई। क्या आप भी सासू माँ? दीदी, पुलिस वालों के सामने अत्याचार करेंगी तो केस हो जाएगा। थैंक्स फॉर सपोर्ट मौसी जी। इंस्पेक्टर साहब, औरतों को तो सजना संवरना पसंद होता ही है ना।
घर में फंक्शन हो तो मेरी दीदी, अहल्या दीदी, धुरंधरा दीदी, इन सबका मेकअप करना तो आम बात है। और इन्हें छोड़ के बाकी लोग तो रेगुलरली ब्रश मारते ही रहते हैं। इन सब में नैनी शामिल नहीं है मामा। ये मेकअप नहीं करती। मेकअप क्या लग रहा है? ये इसके चेहरे की चमक है। और तुम तो मेकअप लगाती हो। मॉम, मैं अमेरिका से आई हूँ, आप मेरी इज्जत उतारेंगी? एक काम कीजिए, माइक पर बोल दीजिए। हासिनी भाभी तो ज्यादातर हर्बल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं। जैस्मीन से किसी ने क्यों नहीं पूछा? मैं बहुत कॉस्टली पाउडर इस्तेमाल करती हूँ विशाल। उसे मैं फॉरेन से मंगवाती हूँ। ऑलराइट, पर बात यह है कि जहर मेकअप प्रोडक्ट से संबंधित है, ये कहा गया है। और आपका कहना है कि नैनी मेकअप का इस्तेमाल नहीं करती। मतलब वो निर्दोष है, ये बात आप इनडायरेक्टली खुद स्वीकार कर रहे हैं इंस्पेक्टर? नो सर, मेरा कहना ये नहीं है। मेकअप इस्तेमाल करने वाले दोषी और न इस्तेमाल करने वाले निर्दोष हैं, ऐसा मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया सर। इंक्वायरी तो स्टार्ट कर दी है, एक छोटा सा क्लू भी मिल गया है। वो क्या है साले साहब? यही कि जहर मेकअप प्रोडक्ट की तरह ही दिखने वाला है, लेकिन वो क्या है एग्जैक्टली नहीं पता, पर पता लगा लेंगे। फिर वो भले ही इस घर की बहू क्यों ना हो, या जो बहू बनना चाहती है वो क्यों ना हो, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हम चलते हैं सर। ठीक है, चलता हूँ। इस केस के साथ इस घर की इज्जत और सम्मान सब आग में जल जाएगा। डैड, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, प्लीज। परेशान हो गए बड़े साहब जी, इन्हें जल्दी अस्पताल लेकर चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों से परेशान होकर इन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे तो डॉक्टर की दवाइयों से और तबीयत खराब हो सकती है। हम सब हैं ना यहाँ, ख्याल रख लेंगे। चलिए। ये क्या ब्रो? इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा उछल रहा है। मुझे भी वही समझ में आ रहा है जस्सी। जिस दिन नैनी को अरेस्ट किया गया था, उसी दिन विशाल ने उसे छुड़ा लिया। फिर से इंक्वायरी के नाम पर घर आया, मतलब लगता है उन्हें किसी और पे शक है। किसी और पर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रो, कहीं उसे हम पर तो कोई डाउट नहीं हो गया? डाउट हो सकता है क्या जस्सी? यस। एक बार तुम सीरियसली सोचो ब्रो, जो पुलिस घर आई थी उसने किसी के रूम में तलाशी नहीं ली, किसी के बैग भी चेक नहीं किए। कौन कैसे सजता संवरता है ये जानने के लिए पड़ोस वाली आंटी की तरह सवाल किए मुझसे। देखने वाले को हंसी आ सकती है, पर इसके पीछे बहुत ज्यादा सीरियसनेस है। हम जैसे मुजरिमों को ही ये समझ आ सकता है। नैनी और हासिनी को उसने ऐसे ही सवाल किए थे क्या? ऑफ कोर्स, बट फॉर्मेलिटी। इसीलिए क्योंकि
नैनी को पाउडर या परफ्यूम इस्तेमाल करना नहीं आता है। और रही बात हासिनी की, कोई भी बेकार चीज इस्तेमाल करती है। और फिर बची मैं, जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। हम फंस सकते हैं ब्रो। अच्छा तो यही होगा, कुछ दिनों के लिए पाउडर इस्तेमाल मत करो। और तुम भी इंस्पेक्टर से मौका मिलते ही मिल लो। तुम्हारे साले साहब बोलने पर भी अच्छे से रिसीव कर रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेहरे पर अगर गुस्सा दिखाई दिया या हमारा अनुमान सही निकला तो बिल्कुल देर मत करना। वो अकेला ही रहेगा। जस्सी, सुधा को मारने जितना आसान नहीं है उसके भाई यानी इंस्पेक्टर को मारना। तुम्हारी पत्नी की बहुत याद आ रही है, ये कहकर रो दो। और इस दुख को बुलाने के लिए तुम्हें शराब पीना पड़ेगा। गुस्सा टालने वाला मर्द भी कूल हो जाता है शराब के ग्लास के संगीत में। आइस मिलाओगे या कुछ और मिलाओगे, तुम्हारी मर्जी। इस तरह आसानी से वो मर जाएगा। जल्दी नहीं करते हैं जस्सी, अगर हम अभी कुछ भी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। सच में अगर ऐसा लगे कि हम पर प्रॉब्लम आ गई है तो तब तो मैं देरी नहीं करूंगा। ऑल राइट, हर चीज के लिए प्रिपेयर होना होगा। दीदी, विशाल और नैनी जीजा जी के पास गए हैं और विशाल के हाथ में फाइल भी है। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, चलो देखते हैं। चलो। मौसी जी, मौसी जी, मौसी जी, मामा जी अपनी दीदी को जल्दबाजी में कहीं लेकर गए हैं। कुछ तो हो रहा है हासिनी, चलते हैं, चलो। चलिए। साहब जी, क्या हुआ? सब लोग क्यों आ गए? क्या हो रहा है ये देखने आए हैं। डैड से बात करने के लिए आया हूँ बस। तो तुम्हें अकेले ही बात करनी चाहिए ना बेटा, साथ में इसे लाने की क्या जरूरत? मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। अरे तुम ऐसे चली जाओगी तो मेरे भैया का क्या होगा नैनी? बेचारी नैनी पर अन्याय हुआ और ये इमोशनल हो गए, तभी तो हार्ट अटैक आया ना। तुम रुक जाओ। नैनी, तुम यहीं पर रुको। तुम जब गायत्री दीदी को देख सकती हो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यस, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है बहन। विशाल, पर्सनली बात करना चाहते हो क्या? नहीं डैड, आप ऑफिस नहीं जा रहे ना, तो ऑडिटिंग पेपर्स पर आपके साइन चाहिए थे, इसलिए मैं ये फाइल लेकर आया था। वो बाद में देख लेंगे विशाल। नहीं दादी, बहुत अर्जेंट है। डैड देखिए ना। एक मिनट, क्या मैं देख सकती हूँ? उस तरफ क्या देख रहे हो बेटा? फाइल नैनी के हाथ में दोगे तो वो उसका क्या करेगी?
उस पर अगर कुछ डस्ट लगी हो तो अच्छे से साफ करेगी। सही कहा ना? भांजे तुम मुझे दे दो। अब मामा दीदी आप देख लो। हे माँ विशालाक्षी, साहब जी ने जो लिखा है वो मेम साहब जी देख लेंगे क्या? अगर उन्होंने ये सब देख लिया तो बेचारे साहब जी को गलत समझेंगे। अकाउंट से रिलेटेड ऑडिटिंग पेपर्स हैं। गुड। तुम्हारे पापा की जिम्मेदारियां तुम अपने कंधे पर ले रहे हो, ये तो खुशी की बात है ना बेटा। साइन कर दीजिए। डैड आप इसे देख लीजिए, उसके बाद साइन कीजिए प्लीज। तुमने देख लिया ना? तिलोत्तमा ने भी देखा? हमने तो देख लिया, पर अगर आप भी देखकर साइन करेंगे तो अच्छा होगा। देख लीजिए ना डैड। देख लो बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लीजिए डैड। डैड, अपनी तबीयत को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आपको हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएंगे तो आपकी हालत और बिगड़ सकती है। लग रहा है कि माँ को एतराज होगा, इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ा। थैंक यू एंड लव यू डैड। आपका आज्ञाकारी बेटा और आपकी बहू नैनी। नैनी मेरी बहू है, ये तुमने मुझे याद दिलाया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है विशाल। थैंक यू डैड, थैंक यू। धन्यवाद साहब जी। ये लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं? अब ये क्या है? इसने फाइल दी और मेरे भैया ने साइन की, तो ये थैंक्स क्यों कह रही है? अच्छा काम करने पर ऐसा ही कहते हैं बहन। सच कहूं तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू बेटी। बचपन में ही मेरे पिताजी चल बसे, पर अब बड़े साहब जी को अपने पिता के रूप में मानती हूँ। ये हक देने के लिए धन्यवाद साहब जी। मुझे
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मामा, कल सब समझ आ जाएगा। द फेमस लॉयर नरसिम्हा राव को मेरा नमस्कार। नमस्ते परशुराम, बहुत सालों के बाद मिलने आए हैं, क्या लेंगे? ऐसा अगर मेरे जीजा जी मुझसे पूछ लेते तो शायद मैं उन्हें जायदाद लूंगा, ऐसा जवाब तुरंत उन्हें दे देता लॉयर जी। लेकिन वो हमें पूछते नहीं और हम देंगे नहीं। जो ऑफर ना दे वो बिना किसी सफरिंग के जायदाद कैसे ले पाए, इस बारे में थोड़ी सलाह चाहिए थी। इसीलिए मैं अपनी दीदी की आज्ञा से आपके पास आया हूँ सर। जगदीश जी ने जायदाद की जो कंडीशन लिखी है वो तो आपको पता ही होगा। अब ऐसी हालत में आपको जायदाद मिलेगी, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? एक मिनट। हाँ सर, मेरी दीदी से बात कीजिए और उनकी क्या इच्छा है ये आप उनसे ही पता कर लीजिए। हाँ बोलो परशु। हाँ दीदी, क्या तुम नरसिम्हा जी से बात कर सकती हो? एक मिनट। हाँ, बात कीजिए। हेलो मैडम। हाँ हेलो। मेरे भाई ने बता ही दिया होगा कि बात क्या है। बताया है, लेकिन जगदीश जी ने जायदाद विशाल बाबू की पत्नी के नाम कर दी है, मैंने सुना है। फिर आपको कैसे मिल सकती है? मिलनी ही चाहिए। आपको कितने पैसे चाहिए वो बताइए। सॉरी मैडम, अगर कोई रास्ता होता तो मैं बता देता। उस समय में आपके दिखाए हुए रास्ते के कारण ही आज मैं यहाँ आकर खड़ी हूँ। कुछ भी करके हमें करोड़पति बना दीजिए लॉयर जी। मैडम, पूरी जायदाद तो आपको नहीं मिल पाएगी। वैसे आप उनकी बीवी हैं और उनके घर में इतने सालों से रह रही हैं, तो जगदीश जी के जाने के बाद उनकी जायदाद में आपको चौथाई हिस्सा मिल सकता है। तब तक आपको धैर्य रखना होगा। तो क्या कर सकते हैं बताइए? ऐसा ही करना पड़ेगा। सही समय आने पर मैं आपसे बात करती हूँ। रखती हूँ। ठीक है मैडम। समझ गया सर, जीजू को मरना होगा, यही बात है ना? 1/4 हिस्सा मतलब मोटा मोटा 100 करोड़, काफी होगा ना? ठीक है, जश्न मनाएंगे साथ में फिर। निकलता हूँ। नमस्कार, चलता हूँ सर। हर इंसान का समय आता है तभी उसकी मौत होती है, लेकिन ये लोग जगदीश जी की अकाल मृत्यु करवा देंगे लग रहा है। जगदीश जी को फोन करके सावधान रहने के लिए कहना होगा। जगदीश वर्मा अपनी तबीयत अपने कर्म पर छोड़ देते हैं। उनके जिंदा रहने से मुझे तो कोई फायदा नहीं। अगर अचानक मर भी गए और 500 करोड़ के 5 हिस्से हुए तो एक हिस्सा तो मुझे ही मिलना चाहिए। परशु वल्लभ लॉयर से बात करके अगर इन्होंने डील तय कर दी तो समझो काम हो गया। कहाँ है वो? मेरा पीछा करने वाले म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है?
कहाँ है वो? जब साहब जी के कमरे में गई थी तो हाथ में नहीं था, तो फिर यहीं कहीं होना चाहिए। मौसी जी, क्या ढूंढ रही हो नैनी? गायत्री माँ जी ने बचपन में साहब जी को एक तोहफा दिया था ना, बक्से जैसा था वो। विशाल को दूंगी कहा था तुमने? दिया था मैंने, पर वो यहीं कहीं होगा। अरे बहन, मैंने भी माउथ ऑर्गन से यही म्यूजिक बजाया था, पता है? इस बक्से में से आ रहा था क्या? हाँ मेम साहब जी। मुझे लगा था ये बक्सा ही विचित्र है, लेकिन ये तो उससे भी अलग है। सिर्फ अलग ही नहीं है, इसका एक इतिहास भी है। वो क्या है मौसी जी? सही समय आने पर सबको पता चल जाएगा। वैसे एक बात बताओ बहन, तुम वो कर्टन में कैसे फंस गई थी? साहब जी को जब देने आई थी तब अचानक से खिड़की से हवा आई मेम साहब जी। खिड़की बंद करने के लिए मैं और साहब जी पास गए, तब ये पर्दों में हम दोनों वहाँ पे अटक गए थे। मतलब तुम दोनों कर्टन में लिपट गए थे क्या? अरे मेम साहब जी, हासिनी, तुम ऐसे पूछोगी तो उसे शर्म नहीं आएगी क्या? ऐसे समय में ही तो गाना चाहिए ना मौसी जी। आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना बोलूं तुझे मेरी कसम। चुनरी 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 चुनरी, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। अरे बस करो हासिनी। क्यों मौसी जी, क्या मेरी आवाज सामान ढोने वाले उस जानवर की जैसी है क्या? कौन से जानवर जैसे? गधे की आवाज जैसी है, ये पूछ रही हो बहन? अरे बिल्कुल भी नहीं है मेम साहब जी। खूबसूरत सी लड़की, खूबसूरत सी आवाज है आपकी। तुम मैनेज मत करो बहन। आई नो, गधे की जैसे ना सही, पर कीचड़ में पड़े हुए बिल्ली की आवाज जैसी तो है ना? थोड़ी देर चुप रहोगी क्या हासिनी? ऐसे बिना रुके बोलती हो, गला नहीं दुखता है क्या तुम्हारा? फ्रस्ट्रेशन मौसी जी, फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन। नैनी की बात तो 6 मारने तक पहुंचने वाली है। मतलब 6। मेरे पति के कारण 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से एक भी अंक नहीं। हर रोज 0। छी। इसका क्या मतलब है? बेसिकली ना, पति पत्नी को बेडरूम में बस करो।
मुझे 1 मिनट भी बात नहीं करने देती। नादान नैनी पूछती है और तुम बिना रुके बताती हो। अच्छे भले हो तुम दोनों। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, समझी? बोलिए मेम साहब जी। ये यहाँ वहाँ फेंकने वाली चीज नहीं है। बहुत संभाल कर रखना होगा इसे। ये गायत्री दीदी यूं ही नहीं देती। इसमें जरूर कुछ अहम बात है, फिजूल नहीं हो सकता। इसीलिए ये बात तिलोत्तमा दीदी को मत बताना। संभाल कर रखना इसे। मौसी जी, तो फिर कहीं भी क्यों रखना इस चीज को? जब तक विशाल वापस ना ले ले, इस चीज को अपने पास ही रखिए। हाँ मेम साहब जी, यही सही रहेगा। ये आवाज तो रुक गई, पर अब ये शांति मुझे डरा रही है।